कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने सत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में जिन चर्चों की विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें पहला विषय है खेतों से जुड़ा हुआ, यानी खेतों की सुरक्षा जो हम बीमारियों से तो करा ही हैं, कीट मकोड़ों से भी करा है। उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के सामने, वो है चूहों की समस्या। क्योंकि चूहे भाइयों फसल ने बहुत कुतरा है, खावा है, हानि पहुंचा हुआ है। तो आज जो हम चर्चा का विषय पहले लेके आए हैं वो है खेतों में चूहों की रोकथाम किस तरह से करें। इस बारे में हमारे देश का ला लो, प्रदेश का ला लो, अपने गांव का ला लो भाइयों, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर माना चूहा नज़र ना आता हो। ये घरों में, खेतों में, जो भी अपने भंडार गृह हैं उनमें, जहां फसल खड़ी हो वहां हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हानि जरूर पहुंचा हुआ है। इसके साथ साथ अपने कपड़े वहाँ कीमती उन्हें काटते हैं, ज़रूरी कागजात है उसमें उन्हें भी काट दें। कई बार लकड़ी भी देखा अपने, कीमती लकड़ी है उसने कुतर दें। तो ये ज़्यादातर अपने ऐसे स्थानों पर रवा है जहाँ पर छुपने की जगह मिल जाए, इन्होंने थोड़ा सा अंधेरा सा हो। जिस तरह से नाले हैं, नहरें हैं, इनके आसपास भी बिल बना कर रवा है और फिर रात ना निकला या जब भी मौका मिला तब निकला, और जो ही ना मिला, फसल मिला और भी कोई चीज़ें जो सामने आवा है उन्हें सब ना कुतरते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो किसान भाइयों की फसलों ने नुकसान पहुंचा हुआ है उससे उनका पैसे भी खर्च हुआ है और समय भी बर्बाद हुआ और परेशानी भी उठानी पड़ा। और एक बात और भाई ध्यान देखो कि जो प्लेग जैसी भयंकर रोग है ना, बीमारी है, यह भी चूहों से ही फैला है। हम देख यदि अनुमान लगावा, थोड़ा सा अनुमान के अनुसार, कि करोड़ों टन रुपए का अनाज जो है चूहे हमारे देश में बर्बाद करते हैं। इसलिए हमने कहीं ना कहीं तो चूहों वास्ता कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि ये हमारी फसल न या हमारे भंडार गृह होना नुकसान ना पहुँचावा। खेत में भाई चूहे ज़्यादातर बिल बना कर हैं या सारी जाना है, और रात ने फिर निकला ही खाना खाने वास्ते बाहर निकला। यूँ तो हम जाना है कि जहाँ भी चूहे ना जो भी खाने का सामान मिलेगा वहीं पर रहना शुरू कर देगा, पर खेत में, खलिहान में ये इसमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, खूब अनाज मिलेगा, तो वहाँ पर ये ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। तो और बिल इसके हुई है तुरंत बिल में छिप जाएगा। चूहे भी अपना देखा होगा मैंने कि बिल बने हुआ जहाँ 2 प्रकार के चूहे हुए हैं। एक तो भाई है, एक तो 2 बिलों का मुंह खुला रखा, जब मर्जी आवा बिल में, जब मर्जी चले जाऊँ। और दूसरे हमने देखा होगा कि जो चूहे हैं बिल के, अपने बिल का जो बिल बना हुआ उसके मुंह को मिट्टी से ढक दें। इसना हम अंधा चूहा भी कह सका, अंधे चूहे कहा इसना। बिलों के साथ साथ ऐसे स्थान पर रहना है जहाँ अंधेरा हो, जैसे छतों में घुस जाए,
घरों के सामान के नीचे घुस जाएं, जहाँ छिपने की जगह इन्होंने आराम से मिल जाए, ऐसी जगहों पर ये चूहे रवाएं। और जो चूहों का प्रजनन है यानी कि पैदा होने की रफ्तार है इनकी, यह भी गणिया हो। एक मादा एक बार में 6 से 10 चूहे तक देवा यानी कि बच्चे पैदा कराए। और वो जो बच्चे हैं भाइयों 3 महीने में खुद भी बच्चे पैदा करने लायक हो जाए, यानी इतने बड़े हो जाओ। तो इस प्रकार एक चूहे का यदि जोड़े की बात करें हम, तो एक साल में वो हजारों की जनसंख्या अपनी बना दे। तो इतनी मात्रा में चूहे का प्रजनन है, तो इनको नियंत्रण तो हमने जरूर करना पड़ेगा। चूहों में जो सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, खाने की, स्वाद चखने की विशेष हुआ है, जिसके कारण इनका नियंत्रण भी घना कठिन सा लगा है। कई बार तो ऐसा है कि कई अवस्थाएं हम देखा है कि चूहों का प्रयास भी करा है, फिर भी चूहे हमारे काबू नहीं आते। फसल जब कट जाए, क्योंकि हमने इस विषय की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाइयों, क्योंकि इस वक्त खेतों में फसल कट रही है, फसल यानी खेत जो है खाली है। जब फसल कट जाए, खेत खाली हो जाए, तो खेतों में हम पानी ला दें, क्योंकि जब इनके बिल होंगे, बिल भी पानी से भरेंगे, और जब बिल पानी से भरेंगे तो चूहे बाहर जरूर आवेंगे। बाहर आवेंगे तो कहीं तो ऐसे हैं कि बाहर दूर दूर दौड़ेंगे, और कई ऐसे हैं कि पानी में मर जाएंगे। और जो दौड़ दे मन मिल जा, हम उन्हें डंडे से लाठी से भी मार सका है। और दूसरा उसके साथ साथ ये भी कर सका है, एक तो पानी की बात आ गई, बिल भर दें, दूसरा पिंजरे भी लगा सका है। पिंजरे काफ़ी मात्रा में लाने पड़ेंगे, तो पिंजरे लगा करके उनको पानी में अच्छी प्रकार से धो के लाओ पिंजरे ना, क्योंकि इन सूंघने की शक्ति हम बात कर रहे थे गणी हुआ इनकी, तो साफ़ करके लाएं, किसी प्रकार की उसमें गंध ना हो। पिंजरों में जो हम खाने के पदार्थ रखने पड़ेंगे, उनके खाद्य पदार्थ रखेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो चूहे खूब खावें, यानी कि उन्होंने आकर्षित करें। जैसे कटे हुए गेहूं है, बाजरा है, चावल के दाने हैं, या रोटी है, रोटी के टुकड़े हैं। और पिंजरे भी वहाँ रखने पड़ेंगे भाइयों जहाँ पर चूहों का आना जाना हो। आना जाना कैसे पता चल जाएगा, इनकी लकीरें बनी हुई, रास्ते बने हुए इनके। और शुरू में क्या करा, पिंजरे रख दें और वैसे ही अनाज रख दें, जो रोटी वगैरह। पर कई बार ऐसे उसमें हम दूसरा थोड़ा सा कोई कीटनाशक या ऐसी कोई वो दवा भी लगा करके उनको रख सका है, पर शुरू में वैसे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि आना जाना और आदत पड़नी चाहिए कि क्या खाना, क्या मिलेगा, मैंने वहाँ उधर जाना है। तो एक इसका तरीका है बेट द्वारा। बेट चूहों को स्वीकार हो, इसमें गुण, कर्ण, स्वाद, गंध चूहों के लिए आकर्षित करने वाला होना चाहिए। एक हुआ इसकी काली दवाई। काली दवाई चूहों के मारने में बहुत ही सक्षम है। ये जो है मनपसंद इनका खाना जो है बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चना, मक्का, ये कटे हुए दाने वहाँ न रख दें। और इसके बाद उनको वैसे ही रखा है। फिर थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे उसमें 1 किलो दानों में 20 ग्राम सरसों का तेल थोड़ा सा उसमें डाल दें, यानी कि थोड़ा मसल सी रहे हो ना। और फिर उसके ऊपर भाइयों काली दवाई 25 ग्राम काली दवाई एक किसी छड़ के लेकर छड़ और उसने अच्छी प्रकार से मिला दें। और दवाई लगे हुए जो दाने हैं उसने चम्मच में भरकर चूहों के बिल में डाल दें। और कई बार या यूँ करें भी कागज़ ले लें, कागज़ में एक छोटी सी पुड़िया सी बना दें, पुड़िया ना आधी बंद कर दें, आधी खोल दें, तो वहाँ पर भी बिल के ऊपर रख दें या बिल में डाल दें। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा जो चूहे का बिल है ना उसने बंद कर दें, यानी घास फूस से उससे, क्योंकि चूहा उसमें ही रवा है और वो जो हमने रखा सामान उन्हें खाना शुरू कर दें। और उसको थोड़ा सा बंद कर देंगे मिट्टी से या डेले से, तो चूहा अंदर ही रहेगा, उसी ने खाएगा। इसमें ध्यान रखें कि जो दवा रखना है बड़ी सावधानी से रखना है, उसको किसी बच्चे से उससे भी बचा के हमने रखना है, क्योंकि चूहा घना चालाक प्राणी हुआ है भाई। थोड़ा सा शक हो जाए ना उसने, तो वो उस जो हमने विष रखा अनाज को खंदा नहीं है बिल्कुल भी।
इस करके ऐसे स्थानों पर रखें जहाँ पर चूहों का आना जाना हो, और कई स्थान हमने रखने पड़ेंगे और 2-3 दिन लगातार रखें ताकि उनको चूहों ने पता चल जाए कि यह हमारा खाने का सामान जो है मिला है। ये जो हम चूहे मार अभियान की बात कर रहे हैं, इसमें जो खरीफ की फसल है यानी कि इस वक्त मई और जून, इसमें हम ये अभियान चला सका है। और रबी की जो फसल कटा है, जबकि उसमें थोड़ा समय कम रहा है, फिर भी नवंबर और दिसंबर के महीने में अब ये अभियान जो है चला सका है। इसमें दवाइयों की जो टिक्कियाँ हुआ हैं भाइयों, हम जाना है कि जहरीली गैस मिलाने पर भी निकला उनमें से जहरीली गैस, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उसमें। चूहे मार दवा जब खाने पीने की वस्तुएं हों और दवा उसमें मिल रही हो तो बच्चों से, या कई बार ऐसा ना हो कि खाली खेत पड़े हैं हमने पशु छोड़ दिए, या वहाँ हमारे बैल बंध रहे थे उनको छोड़ दिया, वो भी खा गए उसने, ऐसा ध्यान रखा। इसी तरह से पक्षी जो हैं, पक्षियों से बचा कर रखा उसने। चूहे मार जो दवा है शरीर के किसी हिस्से पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार सांस के द्वारा या अंदर चली जावा है तो नुकसान हो सका है। तो जब भी हम ऐसा काम करें तो मुंह को बांध के रखें और दस्ताने पैर का रखें। और मुंह को तो भाई आजकल आपने पता है कोरोना का टाइम है, तो मुंह को तो वैसे भी हमने मास्क भी लगाना है और वैसे भी परने रखा, हम तो गांव में परने रखा, उन्हें परने अच्छी प्रकार से बांध लें ताकि हमने कोई नुकसान ना हो। जो बची हुई कोई दवा है उसको चूहे मारने के बाद बची हुई दवा, कोई और डिब्बा हो, पुड़िया हो, तो उसमें मिट्टी में गहरा दबा दें उसको, यानी कि उसको नष्ट कर दें। तो इस तरह से हमने जो चूहे हैं उसका अभियान चलाना पड़ेगा। और एक बात और है भाई, इसमें यदि हमने अभियान चला दिया, एक किसान ने चला दिया, 2 ने चला दिया, उससे भी काम नहीं चलता, क्योंकि चूहे तो घनी दूर दूर तक पहुंच जाए, और घनी दूर दूर तक पहुंच जाए तो 1-2 किसान ने चूहे मार दिए, भगा दिए या जैसे भी करा, पर वो अगले खेतों में पहुंच जाएंगे। तो इस करके ये भी एक देखना पड़ेगा कि हम अपने इलाके में सामूहिक रूप से इस अभियान को चलावें, और उन्हीं दिनों में चलावें, एक ही तरीके में 2 दिन 4 दिन हफ्ता जितना भी चलाना है, ताकि उस इलाके में से जो चूहे हैं उनका सफाया हो जाए और अपनी जो फसल है वो उन चूहों से हम बचा सकें। तो इस तरह से हमने चूहों से अपने खेतों की जो है रक्षा करनी है। और ये भाइयों एक सुनवा रहे हैं लोकगीत, और लोकगीत के बाद भाइयों करेंगे हम अगली चर्चा। बसंती सरसम फूली बरसन लाग्या प्यार हो, रंग बसंती सरसम फूली
जब घर ते चाले खेता के महाड़ी ओए पहला के गल घुंघरू बाजे बाज रही घंटाड़ी टन 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 रहट चले और मीठे गीत सुनावे ओ चौकर देने हरी भरिया फसल खड़ी लहरावे ओ मन ललचावे याद सतावे आए ना भरतार रंग बसंती सरसम फूली छाई मस्त बहार हो बैर विरोध कति ना राखे प्यार उमड़ रहा धरती पे सादा खाना सादा पीना स्वर्ग उतर गया धरती पे चम चम करती आई गोरी सीतरा बड़ी रे लाई गोरी पायल की झनकार हो रंग बसंती सरसम फूली फिर मेरे गवा की डार हो बांध भरोटा सिर पे ठाके चले झूमती नारियां सिर पे दो घड़ ठाके चाले गावे गीत पनहारियां इंदिरा ने देश बना दिया है सब मिलके रहो देशा में नाम कमा दिया है और मिलके चलो बारे में डूबी दिखा गए शांति की राह सब मिलके रहो रंग लाल या लाल बहादुर तेरी से मत ना डरो गांधी जी की इस धरती की बात सुनाऊं खास मैं अंग्रेजा की होश उड़ाए नेताजी सुभाष ने भगत सिंह का देसियो राजगुरु सुखदेव का हया भया हरियाणा मारा हर हर महादेव का लक्ष्मी चंद जी कवि हुए भाई बहुत घने विद्वान थे दीन बंधु सर छोटू राम जी इस धरती की शान थे ओ पीली पगड़ी हरी चूंदड़ी
संसार हो, रंग बसंती सरसम फूले बरसन लाग्या प्यार हो, मारी धरती मारी माँ, इस फिल्म का लोकगीत भाई ने सुना। और अब भाइयों अगला चर्चा का विषय हमारा है नई फसल नई उमंग, अरहर की बिजाई में सावधानियाँ, इस बारे में। पर उससे पहले बात कर रहे हैं मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री। आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है, तापमान में कमी आएगी। और भाई कल जो हम चर्चा का विषय किसानवाणी कार्यक्रम में लेके आने वाले हैं वो है पशुओं का गलघोटू रोग, इससे बचाव। और दूसरा विषय हमारा चर्चा करेगा किसानवाणी कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रति सावधानियां बरतते हुए कृषि गतिविधियां किस तरह से करनी है, इस बारे में। और ईब जिस विषय की चर्चा करनी है वो है अरहर की बिजाई में सावधानियां। तो अरहर की जो फसल है वो दलहनी फसल है भाइयों। दलहनी फसल अच्छी थोड़े टाइम में और अच्छी पैदावार देती है। हम किसी भी तरह की जलवायु में इसकी खेती जो है कर सका है, पर थोड़ा सा मौसम का ध्यान हमने रखना पड़ेगा। इसकी पहले हम लेंगे कोई भी अच्छी किस्मों में इसकी एक किस्में मानक है, जैसे इसे H77-216 ये भी कह सका है, इस नाम से भी जाना जावा है। तो यह जुलाई के पहले पखवाड़े तक हम इसकी खेती कर सका है। अच्छी किस्म है, अच्छा मुनाफा देती है और इसकी औसत पैदावार लगभग 7.5 क्विंटल एक किले में से निकल जाए है। UPAS 120 यह किस्म बहुत बढ़िया है, दरमियानी लंबी है और लगभग 130 से 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए है। और इसकी औसत पैदावार जो है हमने 6 क्विंटल के आसपास एक किले में से मिल जाए। इसी तरह से है टाइप 21 एक किस्म है भाइयों। यह भी 150 से 160 दिन में पक्का तैयार हुआ है। थोड़ी सी पिछेती किस्म है। यह पौधे अच्छे हुए हैं, फलियाँ पक जाए हैं, अच्छी लगा है। 7 से 8 क्विंटल हम इसमें से उपज ले सका। H82 एक पारस, जिन्हें पारस के नाम से प्रसिद्ध है। यह फलियाँ अच्छी हो है इसकी और अच्छी किस्म है। यह भी हम अपने खेतों में उगा सका। तो 130-35 दिन में 40 दिन में यह भी पक जाए है और 7-8 क्विंटल उपज इससे ले सका। इसके बाद किस्म का चुनाव हमने कर लिया, फिर अपनी ज़मीन की तैयारी करेंगे और भूमि यानी कि खेत की तैयारी करनी है। इसमें जल निकासी देखेंगे ज़रूर, क्योंकि खेत में यदि पानी खड़ा हो गया तो फसल ख़राब हो जाएगी। हल्की दोमट मिट्टी अच्छी है इस वास्ते। और खेत में अच्छी प्रकार से दोहरी जुताई कर दें और उसके बाद सुहागा लगा दें। सुहागा लगाने के बाद खेत तैयार हो जाएगा और उसमें जो ढेले हैं या खरपतवार यानी कि घास फूस है उसको भी अच्छी प्रकार से निकाल दें, साफ़ हो जाए केस। हम इसने भाइयों जैसे मार्च से लेकर के जुलाई के पहले हफ्ते तक यह हम अरहर की खेती जो है कर सका है। और जब बीज की बात करें तो बीज में बीजोपचार जरूर कर लें राइजोबियम टिक्के से, जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे हैं। तो बीज ले लें, इसमें 5 से 6 किलोग्राम बीज एक किले वास्ता काफ़ी रवा है, क्योंकि बारीकी बीज हुआ है अरहर का। और लाइन से लाइन में जो फासला रखा है वो लगभग 40 सेंटीमीटर का रखा है। लाइनों में बोएं और लाइनों से फासला जो है 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास रख लें। तो अरहर
इसमें थोड़ी खाद भी हमने थोड़ी तो खाद डालनी पड़ेगी। इस वास्ते हमने 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस बिजाई के समय इसने डाल दें, इतनी काफ़ी रवा है। थोड़ी बहुत ही खाद की ज़रूरत पड़ा है तो दोबारा से हम नाइट्रोजन की खाद इसमें डाल सका, क्योंकि ऐसी घास जैसी शुरू में हुआ है अरहर, तो इसमें नलाई डुराई जरूर करें, घास फूस इसमें ज़रूर होएगा। तो बिजाई के लगभग 25 दिन के बाद हम इसमें पहली नलाई गुडाई कर दें और फिर इसके बाद 45 दिन के बाद, यानी कि अंदाज़ा रखा है इतना, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे भी हो सका। तो खरपतवार की रोकथाम के लिए 2 या 3 बार निलाई गुडाई इसमें कर दें। और जैसे कि हमने जब खेत तैयार करा, खेत में भाइयों जब नमी ज़रूर होनी चाहिए, यदि नमी उसमें कम हो तो पलेवा कर लें, बत्तर आवे तब बोआ, या फिर थोड़ी नमी हो तो बोने के बाद थोड़ा सा हल्का पानी भी उसमें दे सका, यानी कि नमी उसमें होगी, नमी से जल्दी जो है हमारी फसल तैयार हो जाएगी, ऊपर निकल आएगी। और यदि सिंचाई की बात बाद में कराएं भाइयों, पहले तो शुरू में नमी हो तो अच्छा है, उसके बाद अगर फूल आने पर एक सिंचाई कर दें तो बहुत ही अच्छी अरहर की फसल हम ले सकेंगे। अरहर में जो ग्रीष्मकालीन फसल उसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी फसल है, यानी कि थोड़े दिनों में 3 महीने में तैयार होने वाली, 4 महीने, तो उसके बीच में हम यह फसल जो है ले सका है, या यूँ कह सका है कि तीसरी फसल के रूप में भी हम इसको ले सका है। कई प्रकार के कीड़े वगैरह लग जाए इसमें, जैसे फली छेदक कीड़ा है, उसके वास्ते बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे एंडोसल्फान है, मोनोसिल है, साइपरमेथ्रिन है, इनमें से फेनवलरेट है, इनमें से कोई एक दवा ले लें। जैसे हमने ले ली है कि मेनवलरेट 50 cc ऐसी दवा ले ली और उसका घोल बनाकर 1 या 2 छिड़काव उसका कर दें, और छिड़काव के बाद हमारी फसल सही रहेगी। यानी कि बढ़िया किस्में बोएं, अच्छी किस्म ले लें, वह बीज का उपचार जरूर कर दें, और जितनी मात्रा कही गई है खाद की, पानी की, उतनी ही तरीके से हमने ये काम करना है, यानी कि सिफारिश के अनुसार ही हमने सस्य क्रियाएँ करनी है। कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर दें, यदि कोई कीड़ा लग जाए, बीमारी लग जाए तो तुरंत उसका उपचार जो है करें। कोशिश करें कि जो बीज है वो स्वस्थ हो, किसी प्रकार की उसमें बीमारी ना लग रही हो। तो भाइयों, इस तरह से हमने जो अरहर की फसल है वो अपनी अच्छी प्रकार से लेनी है। और ये कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है, भाइयों से लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत। तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।